हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रेजेंट क्लास के अंदर हम रेजोनेंस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रेजोनेंस कंसेप्ट को में कॉम्पिटिटिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लस हम रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, तो इन सारे के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इन सीक्वेंस ऑफ क्लासेस में। यह हो सकता है 4 और 5 क्लासेस के आपको सीक्वेंस मिलेंगे इसमें। और नंबर 1 नंबर 2 में वैसे आपको रेजोनेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, और उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देख के फिर ही ये वाली क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो आप ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। फिर भी मैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करता हुआ और आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था, और बेंजीन के स्ट्रक्चर से मैंने आपको डीलोकलाइजेशन या फिर कंजुगेशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था कि बेंजीन के अंदर टोटल 6 कार्बन है। बेंजीन में टोटल 6 sp2 कार्बन है, और बेंजीन में जो 6 sp2 कार्बन है, बेंजीन के अंदर जो 6 sp2 कार्बन है, तो ये जो 6 sp2 कार्बन है, ये सारे sp2 कार्बन है ब्लैक वाले, और इसमें ये CH है। बेंजीन जो है वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी आप बोर्ड पर देख रहे हो। और यहां पर बेंजीन के ईच कार्बन, बेंजीन का जो ये ईच कार्बन है उसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो H एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। दिस इज द s, ग्रीन वाला जो है ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। तो ये जो ग्रीन वाला है बेटा, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, जो इस ब्राउन वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का है। और इस तरह से फिर यहाँ पर बेंजीन के अंदर जो ये रेड वाले आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये रेड वाले बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और ये sp2 ओवरलैपिंग है। तो ये sp2 ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर भी ये sp2, ये sp2, और ये इस तरह से sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं। और फिर बेंजीन के जितने भी sp2 कार्बन्स हैं, बेंजीन पर जितने भी sp2 कार्बन्स हैं, इन सारे sp2 कार्बन्स पर, इन सारे के सारे sp2 कार्बन पर एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। इन सारे sp2 कार्बन्स पर क्या है, एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, और ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल मैंने बना दिया इस पे। ये ब्लू वाले जो है ये इसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। तो इस तरह से, तो मैंने बेंजीन को फिर इस तरह से ले लिया। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, ये हर, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं, ये बेंजीन के जो ये कॉर्नर्स हैं, ये CH को बता रहे हैं। बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आउट ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड्स 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। और अब यहाँ पर जो बेंजीन पर ये जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स में अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो अगर ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, मैं अगर इसमें नंबर डाल दूं C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 और 2 अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो यहां पर 3 और 4 आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और 5 और 6 आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से। तो इस केस के अंदर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड को एग्जिस्ट बता रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। तो जो ये फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने 1 और 2 के जो 1 और 2 कार्बन पर जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है वो कोलेटरली ओवरलैप कर रहे हैं। 3 और 4 के कर रहे हैं, और 5 और 6 के कर रहे हैं। पर अब सेकंड अनदर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि C2 और C3 आपस में ओवरलैप करें, और जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे
तो फिर उसके बाद ये वाले करेंगे, C2 C3 और फिर ये 6 नंबर कार्बन है, 2 और 3 के बीच में ओवरलैपिंग, 4 और 5 के बीच में, और 1 और 6 के बीच में। तो अब यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बनेगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये देयर इज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल एडेड एरो से शो करते हैं, पर एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। होता क्या है कि जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन का जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है वो जितना ओवरलैपिंग C1 के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल से करता है उतना ही वो C3 से भी करता है। सिमिलरली C3 C2 और C4 दोनों से ओवरलैप करता है, और उसी तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे को कंटिन्यूअसली ओवरलैप कर लेते हैं। यानी ये जो सारे के सारे p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल सारे के सारे एक दूसरे को कोलैटरली अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैप कर लेते हैं। और तो कुल मिला के क्या हो जाता है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कंजुगेटेड पाई क्लाउड। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कंजुगेटेड पाई क्लाउड। तो ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड बना बेटा, क्या बना, ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड बना, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो बेंजीन के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होता है, और बेंजीन के अंदर ये जो क्लाउड है, दिस क्लाउड इज कॉल्ड कंजुगेटेड पाई क्लाउड। एक तरह से सैंडविच हो गया। तो बेंजीन का हेक्सागोनल प्लेनर सेंटर में है, और बेंजीन का जो हेक्सागोनल प्लेनर है उसके अबव और उसके बिलो एक डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड है, होमोजेनियस पाई क्लाउड है, कंजुगेटेड पाई क्लाउड है। तो ये सारे वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। तो अब इससे क्या हो गया, ये जो कंजुगेटेड पाई क्लाउड है, ये जो डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड है, अब ये 6 कार्बन कार्बन न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। अब इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है। बेंजीन के अंदर जो 6 कार्बन कार्बन, ये रेड वाले बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। चाहे ये वाला हो, 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 चाहे ये वाला, यानी 6 के 6 सारे के सारे सी बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है। तो बेंजीन के अंदर सारे कार्बन कार्बन बेंजीन के अंदर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल आना, ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन हैव अ साइक्लिक कंजुगेशन, होमोजेनियस पाई क्लाउड। इसी वजह से क्या होगा, सारे जो CC बॉन्ड्स हैं, जो सारे के सारे CC बॉन्ड है, वो एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। वो सारे के सारे CC बॉन्ड एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, और कंजुगेशन से, रेजोनेंस से, डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए इसको स्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं अपन। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है, और ये इस तरह से हम डॉटेड लाइन शो करते हैं। तो जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, और ये रियल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसको कहा जाता है, इसकी एनर्जी कम है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, अगर एनर्जी यूं इंक्रीज हो रही है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी अगर E1 है और इसका एनर्जी E2 है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीशीज। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज की स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। हायर इज द रेजोनेंस एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट मोर एंड लेस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं। मैंने एक रिवीजन करा दिया मैंने आपका। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर आपने जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ मैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले मैं एक और सिंपल एग्जांपल ले लूं, जैसे CH3COO- ये एसीटेट आयन है। तो एसीटेट आयन में क्या हो जाएगा, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये CH3ONO। अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, CH3 जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो सिंगल बॉन्डेड रहेगा और जो न्यूट्रल है वो डबल बॉन्डेड रहेगा। तो अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया और इधर सेकंड बना रहा हूं, तो ये वाला पाई बॉन्ड मैंने इधर ले लिया और ये हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, वो इन दोनों, ये दोनों जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसको देख के हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, CH3COO, और अब देखो आप नेगेटिव चार्ज यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम यहां लगा देंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां लगा देंगे। पाई बॉन्ड एक बार इस कार्बन ऑक्सीजन पर है और एक बार इधर है, तो इस तरह से डॉटेड लाइन हम लिखेंगे इस तरह से। और ये अच्छा, बहुत बार क्या होता है कुछ बुक्स के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की जगह या -½ लिखा हुआ है और या -½ लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूजन मत करना। बेसिकली टोटल -½ टोटल कितना हो जाएगा, -½ टोटल कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो CH3COO -1। ठीक है, अब क्योंकि है ना ये ऑक्सीजन दो, ये ऑक्सीजन जो है वो दो, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड हुआ, तो ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका भी 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा और इसका भी 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। और अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पर ये तो हुआ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करें, जैसे ये हुआ CH3CONS2, CH3CONS2, तो CH3C≡O≡NH2, ये इथेनेमाइड है। तो इथेनेमाइड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इथेनेमाइड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ये जाएगा यहां और ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां। जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इस तरफ गया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बोनियम आयन बन गया, ये कार्बोनियम आयन बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ये ले लेगा, तो ये जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आते ही कार्बोनियम आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी को कहां से पूरा करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेके कर लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर ये एसिड एमाइड के दो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वाला है। ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी अलग होगी। जैसे बेंजीन में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, दोनों एक जैसे थे यानी इक्विवेलेंट थे, तो दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है। एसीटेट आयन CH3COO- दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे थे, इक्विवेलेंट थे, तो उनकी स्टेबिलिटी एक जैसी रहेगी। लेकिन यहां पर ये
नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान दो, अगर कोई एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और वो नॉन इक्विवेलेंट है, तो उनमें से जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें चार्ज सेपरेशन हो गया है, जैसे यहां पर चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन का मतलब चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मोर, अब जब एक जैसे यहां दो है तो टू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उस केस के अंदर जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमेशा मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, जो इसमें चार्ज सेपरेशन आया है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। अब जो हम इसका जो कंट्रीब्यूटिंग, ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इनको देख के अब हम इनको देखकर हम क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम देखें तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो एक चीज ध्यान दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इन सब के अंदर सारे एटम और ग्रुप्स तो अपनी जगह ही होते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्केलेटन कभी भी चेंज नहीं होता है। इन तीनों, अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर की बात करूं, रुको पहले इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। अब आप देखो, एक बार पाई बॉन्ड यहां पर है, एक बार पाई बॉन्ड यहां पर है, तो ये एक बार पाई बॉन्ड यहां पर है और एक बार यहां पर है, तो ऐसे बना देंगे। यानी एक बार पाई बॉन्ड यहां पर है तो डॉटेड लाइन यहां लगाएंगे, एक बार पाई बॉन्ड यहां है तो डॉटेड लाइन यहां लगाएंगे। ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड, अब मैं जो कह रहा था, डिस्कस कर रहा था कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड को देखें तो इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, इन तीनों में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉमन है, इन तीनों में, ठीक है। अगर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो इसका भी है, यस, ये इन तीनों का ये जो बेसिक स्केलेटन है, ये चीज, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर इसमें भी है, ये स्ट्रक्चर इसमें भी है, ये स्ट्रक्चर इसमें भी है। यानी इन तीनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन, सॉरी, व्हाट इज कॉमन अमंग देम, व्हाट इज कॉमन अमंग देम, तो ये सब में कार्बन है अपनी जगह पे, तीनों 3 हाइड्रोजन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी जो ब्लैक स्केलेटन है, जो ब्लैक स्केलेटन है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में सारे जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह है, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस जहां है वही है, या यूं बोलो जो एलिमेंट जहां है वो वही है, यानी एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इन तीनों स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट अपनी जगह पे मेंटेन है, किसी भी एलिमेंट ने किसी भी स्ट्रक्चर में अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, सारे सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 सिग्मा है। अगर आप इसमें भी काउंट करो तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा कैसा बनेगा और 8 सिग्मा होंगे। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा ही बनेगा और 8 सिग्मा होंगे। इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ और ऐसा ही बनेगा और ये 8 सिग्मा होंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के सब में 8 सिग्मा होंगे। तो इसका मतलब रेजोनेंस में सिग्मा और मेन स्ट्रक्चर और एलिमेंट अपनी जगह ही रहते हैं, इधर उधर नहीं खिसकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या होता है, पाई बॉन्ड और चार्ज डीलोकलाइज होते हैं, पाई बॉन्ड और चार्ज डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब हिल जाते हैं, अपनी जगह से उधर उधर चले जाते हैं। और बाकी सब चीजें
सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह लोकलाइज्ड है, जहां है वही है। लोकलाइज्ड उसको बोलेंगे जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस में हमेशा सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में, सब में क्या होगा, सब में ये एलिमेंट अपनी जगह फिक्स रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज रहेंगे, डीलोकलाइज होगा तो पाई बॉन्ड और चार्ज रहेगा। और हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक कंजुगेटेड फॉर्म होती है, जैसे मैंने अभी बेंजीन में एक्सप्लेन कर दिया, नंबर 1। अब नंबर 2 मैंने ये भी बता दिया कि अगर अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो फिर उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। अब उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होने से क्या होगा कि एक मोर स्टेबल होगा, एक लेस स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, जो जिसके अंदर जो न्यूट्रल हो। अभी दोनों है तो इनमें न्यूट्रल कौन सा है, ये वाला है, ये चार्ज सेपरेशन आ गया। अब रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था रेजोनेंस एनर्जी क्या है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेट हाइब्रिड। तो अब यहां पर रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, अब यहां रेजोनेंस इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। सपोज करो इसका एनर्जी E1 है और इसका एनर्जी E2 है, और ERH इज द E1 इज द resonance energy of first resonating structure, E2 is the resonance energy of second resonating structure, RH is the resonance energy of resonance hybrid, sorry energy of resonance hybrid। तो ये है energy of resonance hybrid, E1 है energy of resonating structure, E2 है energy of resonating structure, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, दो डिफरेंस आएंगे, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आएगा ना, जिसको मैं डेल्टा ई बोल रहा हूं, डेल्टा E1 बोल देता हूं मैं। और यहां पर भी इन दोनों के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस आएगा, जिसको मैं डेल्टा E2 कह देता हूं। डेल्टा E2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस ERH, और डेल्टा E1 क्या हो जाएगा, डेल्टा E1 हो जाएगा, डेल्टा E1 हो जाएगा E1 माइनस RH, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये भी क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी RE रेजोनेंस एनर्जी होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस केस में रेजोनेंस एनर्जी कौन सी होगी, तो इस केस में जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डेल्टा E1 इज द रेजोनेंस एनर्जी, डेल्टा E1 इज द रेजोनेंस एनर्जी एंड डेल्टा E2 इट इज नॉट रेजोनेंस एनर्जी, ये रेजोनेंस एनर्जी नहीं है। तो रेजोनेंस एनर्जी की अब डेफिनेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी, ये है हमारी रेजोनेंस एनर्जी। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तब आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, तो उस केस के अंदर रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे फाइंड करेंगे, उस केस में हम रेजोनेंस एनर्जी को फाइंड करेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो डिफरेंस है, यानी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, MS का मतलब मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेना है अगर एक से ज्यादा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो। अच्छा एक मिनट, एक चीज और है, मैंने मिटा तो दिया, लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें
किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। जिस जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है उसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो किस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी इग्नोर करो, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम एक्रोलीन कहते हैं। अब एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी वही बनाया मैंने, वही लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CHO। इसको बोलते हैं हम एक्रोलीन। इसको क्या कहते हैं? हम एक्रोलीन कहते हैं। अभी एक्रोलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है देखो। अब इसके अंदर ये हमेशा जो हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखते हैं वो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O है और आप देख लो इस पे भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अगर हम देखें तो CH2 CHO, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये ऑक्सीजन भी sp2 है। तो sp2 होगा तो इनमें परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा, और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है तो ये आपस में कंजुगेट हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंजुगेट हो जाएंगे। होता कंजुगेशन स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो यहां पर कंजुगेशन तो हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा? इसको रेजोनेंस से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो कार्बन यहां पर ये देखें हम, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो प्लस यहां आ गया और माइनस यहां आ गया, और ये पाई बॉन्ड तो यहां है। अब ये जो नंबर 1 कार्बन पर, नंबर 1 2 3, नंबर 1 कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। तो जैसे ही ये कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इधर जाएगा वैसे ही ये इधर आ जाएगा। ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। तो ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर भी दो, ठीक है, तो इसके अंदर भी ना दो अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, और अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें, तो अब जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, अब हम जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखो। अब क्या हो जाएगा? एक बार पाई बॉन्ड आप देख लो, फर्स्ट यहां पर भी है और ये यहां पर भी पाई बॉन्ड है, लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर बीच वाले में भी है, तो ये पाई बॉन्ड, तो ये जो मैंने अभी कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाया था वही हो गया। और पार्शियल पॉजिटिव यहां आ जाएगा पाई, तो एक तरह से रेजोनेंस से होल मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन भी आ गया। अब यहां पर भी ये नॉन इक्विवेलेंट है, तो अब देखो अब इन सब में वापस वही वाली बात आ गई। इस फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब में व्हाट इज कॉमन अमंग देम? व्हाट इज कॉमन अमंग देम? बेसिक स्ट्रक्चर सब में कॉमन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सब में कॉमन है, जितने सिग्मा बॉन्ड इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, उतने ही इसमें होंगे, और स्ट्रक्चर भी तीनों का सेम है। क्या डिफरेंस है? पाई बॉन्ड की पोजीशन और चार्ज। यहां पर न्यूट्रल है, ये चार्ज है, यहां चार्ज सेपरेशन आ गया, या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहां पर जैसे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब
two different resonating structure have different sigma bond. Wrong statement. Wrong statement. Two different resonating structure have always different number of pi bond. No. Wrong statement. हाँ, पर कभी कभी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने बेंजीन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, तो बेंजीन में जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे तो आपने तो बेंजीन का जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसमें भी 3 पाई बॉन्ड थे, बेंजीन का जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसमें भी 3 पाई बॉन्ड थे। तो इस केस में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। एसीटेट आयन में देख लो CH3COO माइनस में, ठीक है, तो उसमें भी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड था। अभी जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया CH3CONS2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 पाई बॉन्ड था। तो अभी तक जितने मैं एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूं, उन सारे एग्जांपल में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, बट यहां पर देखो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, मे बी। ठीक है, तो मे बी वाली बात हो जाती है। जैसे यहां पर देखो एक्रोलीन के अंदर एक्रोलीन का जो फर्स्ट न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, जबकि इसमें 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब इस केस में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा है। जैसे इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो लेकिन हमारे पास तो वैसे ही हमको मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, क्योंकि हमेशा एक थंब रूल है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें चार्ज सेपरेशन आ गया। ठीक है, तो इसमें चार्ज सेपरेशन है, ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये मोर स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये मोर स्टेबल RS है फर्स्ट वाला, और ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, ठीक है, वो किसके बीच में रहेगी? जो रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब अगर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इसको अलग करके बना देता हूं। आप ध्यान दो, मैंने इसको इस तरह से बना दिया। CH2 सिंगल बॉन्ड CH ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आप देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और अगर ये एनर्जी U इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका एनर्जी अगर मैंने E1 ले लिया, इसका एनर्जी E2 ले लिया, इसका E1 ले लिया, और ये लेस स्टेबल सेकंड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी E3 ले ली। इसकी एनर्जी क्या ले ली मैंने? E3 ले ली। ठीक है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। ठीक है, तो अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे कम एनर्जी हो गई E1 से ज्यादा एनर्जी हो गई E2 से ज्यादा एनर्जी हो गई E3। अब मैं अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E3 एंड E1। E3 एंड E1। तो अब इस केस में जो रेजोनेंस, ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी। उसी को हम क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इस एक मिनट में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मिस्टेक हो गई। E1 की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा E2 E3। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये एनर्जी हो जाएगा, ये रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको रेजोनेंस एनर्जी भी समझ में आ गई। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ये जो बनाया हुआ है
तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन इसका भी है और इसका भी है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, इसका रहेगा, जो मोर स्टेबल है। ठीक है, जैसे हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन अब यहाँ 40% ही है और इसका कंट्रीब्यूशन 60% है, यानी इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि ये मोर स्टेबल है तो इसकी एग्जिस्टिंग ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जैसे बेंजीन में, तो बेंजीन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड में। लेकिन जब अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, तो इस केस के अंदर जो, वापस सुनना, अगर अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो इस केस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इसके अंदर इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है उसके अंदर उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल है। अब आपसे पूछे कि फर्स्ट और सेकंड इस रेजोनेंस हाइब्रिड में, जो बोर्ड पे अभी आपको एक्रोलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड दिख रहा है बोर्ड पे, अब जो आपको एक्रोलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड दिख रहा है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, the delocalization or adjacent parallel p orbital electrons is called resonance. ठीक है, through resonance the electron density in the molecule become uniform. ठीक है, आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, यानी रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। Hence the phenomena of a resonance is a stabilizing effect. Second, blue font देखो, in resonance only parallel p orbital electrons are involved, यानी जो parallel p orbitals होंगे वही इन्वॉल्व हो पाएंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल भी बाद में आएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर आर ड्रॉन विद द मूवमेंट ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बेंजीन में बताया था कि एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, जिसको मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, जो बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया। दिस लुईस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान दो, हाइपोथेटिकल होते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर उनका रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। अब आ रहा है which of the following pair of structure is not represent resonating structure। अब इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? तो आप खुद पोस्ट करके देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें देखो फर्स्ट वाला ये आंसर सही है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट वाले में ये यहाँ इस CH3 का जो एक H एटम है वो इधर शिफ्ट हो गया है। तो ये जो पेयर है, ये पेयर रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी, ये जो पेयर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट अपनी जगह से शिफ्ट कर गया। तो जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारे एलिमेंट अपनी जगह ही रहते हैं। अब अगर हम बी को देखें तो बी में क्या हुआ है, बी में खाली ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये एक्रोलिन टाइप, यानी ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें केवल क्या हुआ है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है और चार्ज सेपरेशन हुआ है। इसमें सारे एलिमेंट अपनी जगह है, इसमें भी सारे एलिमेंट अपनी जगह है, इसमें भी जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उतने ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें ही है। अब अगर आपको इन दोनों में से पूछा जाए तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो भी इसमें से ही फाइंड आउट करेंगे, यानी इसकी एनर्जी में से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आप देख लो ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि आप देख लो सारे एलिमेंट अपनी जगह हैं, सारे एलिमेंट अपनी जगह हैं और सारे एलिमेंट अपनी जगह हैं और सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह है। तो ये जो पेयर है, ये पेयर भी
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बता रहा है। इधर देखिए तो ये पेयर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बता रहा है। पाई बॉन्ड चला गया, चार्ज हो गया। यानी आप क्या देख रहे हो, रेजोनेंस के अंदर चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज डीलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड उधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, पाई बॉन्ड उधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, ठीक है। या ये दिख ही रहा है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, जबकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इसमें 0 पाई बॉन्ड है, जबकि ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई यहां पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अब मैं इसमें डिस्कस करूं, बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। तो सी वाला एग्जांपल में एक बार वापस बता रहा हूं आपको। सी वाला, ये देखो, सी वाले एग्जांपल को देखो आप। सी वाला एग्जांपल ये है, CH3CO। यहां पर हमने देखा ये वाला एग्जांपल, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या आ जाएगा, कैसे बना वो भी बना के बताता हूं मैं। पॉजिटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखो ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, यहां ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर आ गया। यानी लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज हो सकते हैं। जैसे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल लोन पेयर कितने, 2 है, 1 2, ठीक है। और यहां लोन पेयर 1 ही है, एक रेड पेयर है, तो यहां पर इट हैव 2 लोन पेयर, 1 2, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला एक लोन पेयर अंदर गया और इस कार्बन, ये sp2 कार्बन है, तो इस sp2 कार्बन पे जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है और लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है वो आमने सामने है। यानी लोन, आप समझो ये जो मार्कर है, ब्लू वाला जो मार्कर है, ये ब्लू वाला मार्कर है लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियम आयन। तो ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग बना रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड बन गया। तो आपने एक चीज देखी, क्या आपसे कोई पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो क्या उनमें नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। या नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ लोन पेयर बोलो बेटा, पेयर्ड मत बोलो। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा कि 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखा आपने, ठीक है। या इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर है, 1 2, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें एक पाई बॉन्ड है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 3 3 6 7 8 9 10, इसमें अगर 10 सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें भी 10 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन सारे अपनी जगह हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सारे अपनी जगह हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमेशा सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम होंगे। एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होगी, एलिमेंट की पोजीशन सेम होगी तो उनके न्यूक्लियस की पोजीशन सेम होगी। चार्ज सेपरेशन हो सकता है या जनरली होता है, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, पाई बॉन्ड बढ़ भी सकते हैं, जैसे यहां बढ़ गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो सकते हैं। ये सारे कंक्लूजन हमारे सामने आ गए। अब यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो यहां पर बच्चे मात खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं और वो लिख देते हैं ये वाला, गलत आंसर ये वाला। क्योंकि देखो यहां पर ऑक्टेट रूल को, रेजोनेंस में थंब रूल ध्यान रखना, ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिनके सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर चार्ज कुछ भी हो, प्लस है माइनस है, वो नहीं देखना है। अगर सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन के डुप्लेक्स कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड होता है। कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, इन सब एलिमेंट्स के
वैलेंसी चेन ऑक्टेट से कंप्लीट होते हैं। अगर ऑक्टेट है तो वो बहुत खुश हैं, फिर भले पॉजिटिव चार्ज को भी सहन कर लेंगे। जैसे यहां देखो, यहां पर इन दोनों में से ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से ये ज्यादा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि इसमें यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन पर 6 है। अब ठीक है, इसमें इस कार्बन के अलावा सारे एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो इस कार्बन पर भी देखो 1 2 3 4, यानी इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखो 1 2 3 और 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इसके शेयरिंग में भी आ रहे हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल पेयर ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 4 हैं। इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये पाई बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, 4 पेयर है। यानी ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस रखना स्वीकार करेगा अगर उसको ऑक्टेट मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन ये है कि इनमें सारे एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, उसमें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा रहेगा। अब यहां पर एक बार पाई बॉन्ड है, एक बार नहीं है, तो डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, एक बार पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर 60% है, ठीक है, तो इसका 40 होगा। जस्ट अजम्पशन है, ये तो बता रहा हूं कि इसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही रेजोनेंस एनर्जी होगी, न कि यहां वाली होगी। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने क्लियर किए हैं। ये सारे आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स मिलेंगे यहां पर। ठीक है, तो अपन ने ये देखा। अब यहां पर ये वाला देखो बेटा, ये वाला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इस केस के अंदर क्या होगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे भी नई चीज क्लियर होगी। बस क्लास 5 मिनट में ओवर करते हैं हम इस एग्जांपल के साथ। तो यहां पर आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और प्लस देखा आपने CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, तो अब इस केस में ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल है, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो ये अब इसमें देखो, इन सब में यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2 है, इसमें लोन पेयर 1 है। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है, इसमें पाई बॉन्ड 2 है। सेम हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट यहां पर भी सारे एलिमेंट के कंप्लीट है, यहां पर भी सारे एलिमेंट के कंप्लीट है, तो उस केस में न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ये मोर स्टेबल होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास हैं रेजोनेंस के। तो ये रेजोनेंस की एक सीक्वेंस ऑफ क्लासेस है, ध्यान रखना। कम से कम 4-5 क्लास और चलेगी रेजोनेंस पे, जहां हम अलग अलग रेजोनेंस के एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।